हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में। चूँकि हमारी भारत जो भूमि है काफ़ी बड़ी है, ठीक है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। तो इसलिए यहाँ पे जलवायु के वजह से फसलों का प्रतिरूप एवं तापमान आदि सब चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए पूरे भारत को विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जहाँ पे तापमान या जलवायु के कारण से वहाँ के फसल प्रतिरूप को भी विभाजित किया गया है। तो आइए इसी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जानें कि जलवायु कृषि प्रदेश क्या होता है, ठीक है। तो जलवायु कारकों जैसे कि तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षा और जल संसाधन, जिस प्रकार से जितनी बारिश जहाँ पे होती है, ठीक है, फसल का प्रतिरूप, कौन से क्षेत्र में कौन सा फसल उगाया जाता है, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक दशा, तो ये सारे जो यहाँ पे कारक हैं, इन्हीं के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेश को विभिन्न 15 भागों में बांटा गया है, ठीक है। योजना आयोग ने 1991 में पूरे देश को 15 प्रमुख जलवायु कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। और आधार क्या था? ये सारे कारक थे जो कि अभी हमने ऊपर चर्चा की, ठीक है। प्रत्येक प्रदेश के नियोजन के लिए एक टीम बनाई गई, ठीक है। जिस प्रकार से 15 भाग हैं तो 15 भाग के लिए 15 नियोजित टीम बनाई गई और इन 15 प्रदेशों को पुनः 69 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पाद के मांग व आपूर्ति में संतुलन। जिस प्रकार से मान लीजिए इस क्षेत्र में गेहूं ज़्यादा होता है, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाले में, और यहाँ की जो गेहूं की मांग है वह राजस्थान वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक विभाजन कर देने पे हमें यह प्रतिरूप पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में गेहूं ज़्यादा मात्रा में होती है और यहाँ पे गेहूं की मात्रा कम होती है, तो इस क्षेत्र में हमें गेहूं की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से विभाजन का यह उद्देश्य था। आय में वृद्धि करना यह भी प्रमुख उद्देश्य है। विभाजन के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों के एक प्रतिरूप विभाजित हो गए, जिसमें फसलों का हमें प्रतिरूप पता चल जाता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल ज़्यादा मात्रा में होती है, तो जिससे वहाँ पे किसानों के आय में वृद्धि में यह चीज़ सहायक होती है, ठीक है। संसाधनों के उपयोग होती वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार करने के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर किसी क्षेत्र में हमें पता चले कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर मान लीजिए राजस्थान में जल की कमी है, तो एक वैज्ञानिक प्रतिरूप के द्वारा या एक प्रकार से नियोजन के द्वारा यहाँ पे जल की आपूर्ति के लिए कार्य किया जा सकता है। संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ गतिशील कृषि करना यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सभी जगहों पे समान रूप से कृषि के जो आय होती है वह समान रूप से विभाजित हो, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे देश को समान रूप से लेकर चलते हुए कृषि के क्षेत्र में हमें गतिशील आय प्राप्त करनी है। अब हम देखते हैं एक एक भाग, ठीक है, कि हमें कौन 15 भागों में बांटा गया, तो कौन कौन से भाग हैं। तो पश्चिम हिमालय का भाग, आप ये पश्चिम हिमालय का भाग पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जम्मू कश्मीर आता है, ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये 3 भाग पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर स्थलाकृतिक विषमता है, यहाँ ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं गहराई है, ठीक है, जैसे घाटियाँ हैं, तो कहीं पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। इसी प्रकार तापमान, यहाँ पे जुलाई का तापमान 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में स्थित होने की वजह से यहाँ पे ठंड की मात्रा ज़्यादा ही पड़ती है। वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक उठती है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर तक लगभग यहाँ पे बारिश होती है। कहीं कहीं पे जलोढ़ मृदाएँ हैं, जैसे नदियों का क्षेत्र हो गया, और बाकी जगह जैसे पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। परियोजना के कारण जो यहाँ पे विभिन्न बांध परियोजना या जितने भी विकास परियोजनाएं जिसमें रोड बनाना या नदियों के ऊपर डैम का निर्माण है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके वजह से यहाँ पे वन की कटाई ज़्यादा मात्रा में की गई है, जिससे कि प्राकृतिक आपदा के लिए यह क्षेत्र पूरा तरह संवेदनशील हो गया, जिसमें भूस्खलन हो गया, बाढ़ जैसी आपदाएं आ जाती है। तो ये सारे जो प्राकृतिक आपदा जो हैं ये परियोजनाओं के कारण वन कटाई का परिणाम है। सीढ़ीनुमा कृषि यहाँ पे अधिकतर की जाती है, जिसमें चावल प्रमुख फसल होता है। सीढ़ीनुमा कृषि क्या होती है? पहाड़ी की जो ढाल होती है उस पर इस प्रकार से यहाँ पर जल के समुचित उपयोग को लेके यहाँ पे एक संरचना बनाई जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ इस जल को रोकने के लिए इस प्रकार से संरचनाएं बनाई जाती है और इसमें खेती की जाती है। तो यह एक सीढ़ीनुमा खेती इस पहाड़ी क्षेत्र में होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय बागवानी हेतु प्रसिद्ध है। शीतोष्ण कटिबंधीय में जैसे फल हो गया, फूल हो गए, सब्जियां हो गई, तो इस प्रकार से जो बागवानी कृषि होती है उसके लिए यह क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। परंतु समस्याएं भी है, जैसे कि आधारभूत सुविधा नहीं है यहाँ पे। दुर्गम क्षेत्र में पहुँचने के लिए सड़क का विकास नहीं हुआ है, रेलवे मार्ग या परिवहन मार्ग की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। कृषि के लिए सिंचाई की ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो ये आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव है। अगर इस क्षेत्र में समुचित उपयोग जो
समुचित रूप से अगर कृषि को बढ़ावा देना है तो इसके लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं, जिसमें से कहा गया है कि 30% जो क्षेत्र है पूरे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का, उसके 30% पे ढाल कृषि करना चाहिए, अर्थात ढाल वाले क्षेत्र पे हमें सीढ़ीदार कृषि करना चाहिए। ठीक है। 50% वन जो क्षेत्र है पूरे पश्चिमी हिमालय का, वहाँ पे वन होना चाहिए, अर्थात वन जो है, वन अपने जड़ों के द्वारा मिट्टियों, पत्थरों या अपने पूरे भूमि को रोके रखती है। ठीक है। तो इससे भूस्खलन में भी काफ़ी राहत प्राप्त होती है। 20% क्षेत्र पे घास होना चाहिए। ये कहा गया है कि 20% क्षेत्र पे लगभग घास का होना चाहिए। और अधिकतर जो शीतोष्ण फसलें होती है, जिसमें से फूल हो गया, केसर हो गया, सब्जियां हो गई, तो इस प्रकार की कृषि की जानी चाहिए। कृषि वानिकी को बढ़ावा देना चाहिए, जो सब्जियों की खेती होती है इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखते हैं पूर्वी हिमालय प्रदेश। ठीक है। पूर्वी हिमालय प्रदेश के अंतर्गत उत्तर पूर्व के जो यहाँ पे आठ यहाँ पे राज्य हैं, जिसमें से 7+1 कहा जाता है। 7 राज्य यहाँ पे हो गए और 8वां सिक्किम। ठीक है। जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है। तो ये 7 राज्य और सिक्किम 1 राज्य, तो ये पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे भी विषम उच्चावच है। ठीक है। जैसे कि ये पर्वत का जो विस्तार है उत्तर पूर्व की ओर, तो यहाँ पे भी कहीं पे पर्वत हैं तो कहीं पे घाटियाँ हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे भी विषम उच्चावच और पर्वतीय भूमि है। पूरी की पूरी जो भूमि है कंकरीली पत्थरों के से जो पर्वतों के द्वारा निर्मित की जाती है, तो इस प्रकार की पूरी भूमि है। जलवायु उप आर्द्र है, अर्थात वर्षा भी यहाँ पे अधिक मात्रा में होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे जो तापमान है वह लगभग 24 जो सेंटीग्रेड औसत तापमान रहता है, इस वजह से जलवायु उप आर्द्र है। ठीक है। तापमान देखें, जुलाई का 25 से 30 डिग्री तक का यहाँ तापमान रहता है, और जनवरी में 11 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक का यहाँ पे तापमान रहता है। वर्षा जैसे हमने चर्चा की 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे बारिश होती है। 1/3 भाग में स्थानांतरित कृषि होती है। यहाँ पे जो असम वाले क्षेत्र में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले क्षेत्र में यहाँ पे स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि क्या है? मान लीजिए कोई क्षेत्र में पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो इस पेड़ पौधों को यहाँ पे जलाकर या काटकर, इसे नष्ट करके इस जमीन को या इस भूमि को कृषि के लिए खाली किया जाता है। और 2-3 वर्ष यहाँ पे कृषि करने के बाद इस क्षेत्र में जैसे ही इसकी उत्पादकता कम होती है, इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और दूसरे क्षेत्र में जहाँ पे पहले से ही वन लगे हुए हैं वहाँ पे फिर पुनः इस प्रकार की क्रिया दोहराई जाती है और ज़मीन को साफ करके पुनः कृषि की जाती है। इसी प्रकार ये क्रम चलते रहता है, जिससे वनों का ह्रास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है। तो यह जो 1/3 जो भाग है यहाँ पे पूरा तरह स्थानांतरित कृषि की जाती है। अब यहाँ पे सुझाव हैं कि हमें किस प्रकार से यहाँ के जो कृषि होती है उसे उसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आधारभूत सुविधाओं को हमें सुधार करना चाहिए। हमें यहाँ पे जो सिंचाई है, परिवहन साधन है, या जो भी जो आधारभूत आवश्यकताएं कृषि के लिए आवश्यक है वो यहाँ पे हमें प्रदान करनी चाहिए। स्थायी कृषि को, जैसे कि हमने अभी देखा 1/3 भाग पूरा स्थानांतरित कृषि पे भी निर्भर है, तो स्थानांतरित कृषि से आगे चल के हमें स्थायी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि पेड़ पौधे या वनों का ज़्यादा मात्रा में ह्रास ना हो। ठीक है। जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वर्षा तो ज़्यादा मात्रा में होती है परंतु वर्षा का समुचित उपयोग यहाँ पे नहीं हो पाता है। अपर्दन नियंत्रण के लिए, जिस प्रकार से यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है तो बाढ़ भी ज़्यादा आता है, जिस वजह से काफ़ी जो मिट्टी की परतें होती है उसमें अपर्दन क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ठीक है। और सीढ़ीनुमा खेती को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कृषि विविधीकरण करना चाहिए, एक प्रकार की फसल न उपजाकर विभिन्न प्रकार की फसलों की कृषि करनी चाहिए। ठीक है। सहायक कृषि, अर्थात जो कृषि के साथ साथ में अन्य कार्य, जिस प्रकार से पशुपालन हो गया, वानिकी हो गई, इसके अलावा जो मधुमक्खी पालन है, या विभिन्न प्रकार के सहायक कृषि यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है। हस्तशिल्प का विकास किया जा सकता है, जो हाथ से निर्मित जो चीज़ें होती है उनका यहाँ पे छोटे छोटे लघु उद्योगों के द्वारा यहाँ पे कार्य किया जा सकता है। उन्नत बीजों की आपूर्ति की जा सकती है। उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में जो कृषि होती है वह परंपरागत रूप से ही कृषि की जाती है, पुराने बीजों का ही प्रयोग करके किसान अपने यहाँ पे फसलों का उत्पादन करते हैं। तो उन्नत बीजों का अगर प्रयोग किया जाए यहाँ पे तो जो कृषि है उसमें विकास हो सकता है। ठीक है। हरित क्रांति का प्रसार, हरित क्रांति चूँकि हरित क्रांति का प्रभाव भारत में कुछ ही क्षेत्रों पे पड़ा, जैसे कि पंजाब हरियाणा हो गया, गोदावरी कृष्णा गोदावरी वाला डेल्टा, तो इन क्षेत्रों के आगे भी उत्तर पूर्व वाले क्षेत्रों में भी जो हरित क्रांति उसका प्रसार किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न गंगा मैदान। निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और असम। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वी बिहार है, ये पश्चिम बंगाल हो गया और ये असम वाला क्षेत्र हो गया। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं।
तो यहाँ का तापमान जुलाई में 26 डिग्री से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है और जनवरी में 9 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक के पाया जाता है। ठीक है। वर्षा यहाँ पे लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा होती है। जल संसाधन की काफ़ी प्रचुरता है, क्योंकि यहाँ पे नदियों की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ पे गंगा नदी है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है असम में। तो ये नदियों के कारण से यहाँ पे जल की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उपलब्धता रहती है। चावल की 3 फसल उपजाई जाती है पश्चिम बंगाल में, जिसे औश, अमन और बोरो कहा जाता है। ठीक है। आवश्यकता देखें यहाँ पे कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आधारभूत सुविधाओं का जो अभाव है उसे सुधार करना चाहिए। ठीक है। सागरीय भोजन प्रसंस्करण, यहाँ पे कलकत्ता वाले ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे सागरीय भोजन, या यूँ कहे कि सागर में जो भी मछलियाँ प्राप्त होती है, तो यहाँ पे उन चीज़ों का दोहन ज़्यादा मात्रा में होता है, परंतु उसके प्रसंस्करण की यहाँ पे सुविधा न होने के कारण से अधिक मात्रा में यहाँ पे वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आप मध्य गंगा मैदान। इसका अगर विस्तार देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्वी यूपी, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं। गंगा नदी यहाँ से बहती है। ठीक है। तो यहाँ का तापमान जुलाई में 26 डिग्री से 41 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जनवरी में 9 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वर्षा यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर लगभग बारिश होती है। ठीक है। यहाँ पे भी जल संसाधन प्रचुर है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी का काफ़ी बड़ा क्षेत्र यहाँ पे गुजरता है, तो इसलिए यहाँ पे जल संसाधन की काफ़ी मात्रा है। यहाँ की फसल अगर मुख्य रूप से देखें तो चावल, गंगा नदी के किनारे चावल उपजाई जाती है, मक्का, गेहूँ, चना और मटर, ये सारी भी फसल यहाँ पे उपजाई जाती है। अगर यहाँ पे आवश्यकता देखें कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, तो जल का उचित उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे चूँकि जल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो इसका दोहन भी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, परंतु उचित प्रकार से उपयोग करने पे इसका सही इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है। आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनका सुधार करना चाहिए। ठीक है। जैविक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों की वजह से जो भूमि की उत्पादकता है धीरे धीरे उसमें ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पे कृषि में जैविक उर्वरक जो हैं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि भूमि की जो उत्पादकता है वो बनी रहे। बाजारोन्मुखी कृषि करना चाहिए, अर्थात बाजार में जो चीज़ें बिकने के लिए आती है वो उस प्रकार की कृषि करना चाहिए, परंपरागत फसलों को छोड़कर। ठीक है। जैसे कि गन्ना, केला, तंबाकू, इस प्रकार से जो फसल की जा सकती है। सहायक कृषि की जानी चाहिए, अर्थात कृषि के साथ साथ पशुपालन हो गया, या जो मधुमक्खी पालन हो गया, या अन्य प्रकार से जो डेयरी उद्योगों का अगर विकास कर दिया जाए तो ये इस प्रकार से सहायक कृषि यहाँ पे भी की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अब ऊपरी गंगा मैदान। ठीक है। ऊपरी गंगा मैदान के अंतर्गत जो मध्यवर्ती ये वाला जो क्षेत्र है मध्यवर्ती क्षेत्र है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो ये सारा जो क्षेत्र है ऊपरी गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम इधर यहीं से होता है, उत्तराखंड से। ठीक है। तो यहाँ का तापमान जुलाई में 26 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी में 7 से लेकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। वर्षा देखें यहाँ पे बारिश की मात्रा 75 से 150 सेंटीमीटर लगभग की बारिश होती है। ठीक। मिट्टी कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि यहाँ पे नदियों का जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और नदियों के क्षेत्र से दूर क्षेत्र जहाँ पे बलुई और दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। आवश्यकता देखें इस क्षेत्र में कृषि विस्तार की, तो यहाँ पे पशुओं का नस्ल सुधार करना चाहिए, क्योंकि पशुएं यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। डेयरी उद्योग को विकास करना चाहिए, क्योंकि पशुएं हैं यहाँ पे, तो उनके द्वारा जो दुग्ध उत्पादन होता है उसके प्रसंस्करण के लिए उद्योग स्थापित किया जा सकता है, और डेयरी विकास से भी अन्य अतिरिक्त आय यहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। बागवानी का विकास करना चाहिए, अर्थात जो सब्जी भाजी की कृषि है, या एक हिसाब से फलों की जो कृषि है उसको यहाँ पे विकास करना चाहिए। ठीक है। लवणीय क्षारीय भूमि सुधार करना चाहिए, अधिक मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण से यहाँ पे जो जल का है अनुचित मात्रा में यहाँ पे प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है। और ऊपर से उर्वरकों का प्रयोग से ज़मीन में लवणता हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को हमें देखकर भूमि में सुधार करनी पड़ेगी। ठीक है। कृषि का आधुनिकीकरण करना चाहिए, अर्थात उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, उन्नत किस्म के उर्वरकों का प्रयोग और विभिन्न तकनीकियों का प्रयोग करते हुए कृषि की जानी चाहिए, नहीं तो ये परंपरागत रूप से यहाँ पे कृषि ही की जाती है। ठीक है। जल का उचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जल है जो ज़्यादा मात्रा में है, गंगा नदी का जो मुहाना है। ठीक है। तो यहाँ पे जल का अनुचित तौर पे प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए जल प्रबंधन की काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं आप ट्रांस गंगा मैदान। तो ट्रांस गंगा मैदान के अंतर्गत यहाँ पे देखते हैं पंजाब है, ठीक है, हरियाणा है, इसके अलावा दिल्ली वाला जो क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, चंडीगढ़, ठीक है, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, और जो उत्तरी राजस्थान है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रांस गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु अर्धशुष्क क्षेत्र है,
क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है कम मात्रा में होती है। ठीक, तापमान जुलाई का 26 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और जनवरी में यहाँ का तापमान 7 डिग्री से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक के पाया जाता है। वर्षा देखें काफ़ी कम होता है, 70 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। सिंचाई के जो साधन हैं यहाँ पे नलकूप और कुआं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फसलें अगर देखें तो मुख्य रूप से गेहूँ है, चावल है, कपास है और गन्ना, तो ये मुख्य फसल यहाँ पे उपजाई जाती है। समस्या देखें तो जल स्तर की कमी, चूँकि नलकूप और कुओं से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए जल स्तर में बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो कमी आ रही है। ठीक है, जिससे ज़्यादा मात्रा में सिंचाई के लिए प्रयोग करने से भूमि में मतलब भूमि लवणीय होती जा रही है। और रसायनों का भी अत्यधिक प्रयोग इस क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे पंजाब और हरियाणा की जो भूमि है वह धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति है वह कम होते जा रही है। अब इसकी आवश्यकता देखते हैं कि इस क्षेत्र में कृषि को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दलहन और चारा फसलों को प्रोत्साहित देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कुआं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जा रही है, जिससे जल स्तर में कमी आ रही है। तो इतनी सिंचाई जिसमें न लगे, जिस प्रकार से दलहन और चारा फसलें होती है, तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, तो इन जो फसलें हैं इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। बागवानी और वानिकी के ऊपर बल देना चाहिए। यहाँ पे जो कृषि है जो है फलों और सब्जियों की कृषि की जा सकती है। डेयरी ऊन उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। यहाँ पे जो ज़्यादा मात्रा में इस क्षेत्र में पशु भी पाए जाते हैं, तो इसलिए उनके उत्पादों का यहाँ पे विपणन किया जा सकता है। ठीक है, प्रसंस्करण उद्योग और गोदामों का विकास करना चाहिए। यहाँ पे चूँकि ज़्यादा मात्रा में कहना चाहिए एक हिसाब से डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, अर्थात दुग्ध उत्पाद यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो एक प्रसंस्करण उद्योग हो या कृषि में जो चीज़ें प्राप्त होती है, उपजाऊ उपजती है, तो उनके लिए प्रसंस्करण के उद्योगों की यहाँ पे स्थापना की आवश्यकता है। उर्वरकों का समुचित प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में अंधाधुंध मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रथम अगर हमारी जो ये रहेगी तो वह है उर्वरकों का समुचित प्रयोग, अर्थात समुचित प्रयोगों से यहाँ पे जो मृदा की लवण होने की जो क्रिया है वह धीमे होगी। ठीक है, और जो ज़मीन में सुधार आएगी। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ। इसका जो क्षेत्र है यहाँ पे जो झारखंड वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा क्षेत्र में ये पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ वाला जो क्षेत्र है वह फैला हुआ है। तापमान यहाँ पे जुलाई का 26 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि जनवरी में 10 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। वर्षा देखें तो 80 से 150 सेंटीमीटर तक की यहाँ की बारिश होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे यहाँ पे लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे जल का अभाव है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी की तरफ से मानसून की पवनें निकल जाती है और ये क्षेत्र मानसून से ज़्यादातर यहाँ पे संपर्क न होने पाने के कारण से यहाँ पे वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। मुख्य रूप से फसल देखें तो चावल, मक्का, रागी, दलहन, ये यहाँ की मुख्य जो है उत्पादन की फसल हैं। इस क्षेत्र में कृषि विकास के लिए आवश्यकता है उन्नत बीज और दलहन तिलहन कृषि करने की। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा जो जल की मात्रा न लगे, इस प्रकार से यहाँ पे उन्नत बीजों का प्रयोग किया जा सकता है और दलहन और तिलहन की कृषि की जा सकती है। 30% जो भूमि है उस पर वन क्षेत्र लगाने की आवश्यकता है। ज़्यादा वन क्षेत्र होने से यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे फ़ायदा होगा। ठीक है, तालाब निर्माण, अर्थात जो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वर्षा तो नहीं होती है और कोई नदियाँ भी मुख्य रूप से यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए तालाब के द्वारा यहाँ पे सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यवर्ती पठार और पहाड़ियाँ, जिसमें बुंदेलखंड और मालवा का क्षेत्र आता है। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है थोड़ा, तो इस प्रकार से ये इनका विस्तार है। पश्चिम में देखें तो ये अर्धशुष्क क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में शुष्कता होती है, इसलिए इस क्षेत्र के पास में यहाँ पे अर्धशुष्क क्षेत्र है। और पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र यहाँ पे उप आर्द्र है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पूर्वी क्षेत्र में आर्द्रता भी है और थोड़ी उष्णता भी है। तापमान देखें तो जुलाई का 26 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और जनवरी का 60 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ का तापमान पाया जाता है। वर्षा देखें तो 50 से 100 सेंटीमीटर यहाँ की बारिश क्षमता है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी अधिकतर जगहों पे पाई जाती है। तापमान अगर देखें, ठीक है, तो ये हुई चर्चा तापमान और वर्षा की। लाल पीली मिट्टी, कहीं कहीं पे लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अधिकतर हम इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो काली मिट्टी पाई जाती है। मुख्य रूप से फसल चना, जौ, गेहूं, सोयाबीन और कपास है। तो ये रही हमारी चर्चा मध्यवर्ती पठार और पहाड़ियों को लेके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस क्षेत्र की आवश्यकता देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कृषि को समुचित प्रयोग के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है।
जल संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जल की काफ़ी कमी है, तो जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। शुष्क कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि बाजरा की फसल है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फसलें उगानी चाहिए जिसमें कम से कम मात्रा में जल की आवश्यकता हो। डेयरी विकास को प्रोत्साहन किया जा सकता है, ज़्यादा मात्रा में पशुधन पाल के उनसे उत्पादित जो दूध उत्पाद होते हैं तो उनको उनके यहाँ पे विपणन किया जा सकता है। भूगर्भ जल विकास किया जा सकता है, अर्थात जैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं इस क्षेत्र में भूगर्भ का जल स्तर काफ़ी नीचे पाया जाता है, तो इस पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या विभिन्न तकनीकों के द्वारा तालाबों के निर्माण के द्वारा यहाँ पे भूगर्भ जल का विकास कर सकते हैं, उसके स्तर को बनाए रख सकते हैं। पशु की नस्लों में सुधार करना चाहिए। परंपरागत रूप से जो देशी पशु हैं उनका ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो उनके नस्लों में सुधार करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। जो चंबल की बीहड़ है यहाँ पे, ठीक है, जो चंबल नदी बहती है तो उस बीहड़ों को भर के या उनका जो है उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम पठार और पहाड़ियाँ। तो पश्चिम पठार यह महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र पश्चिम पठार के अंतर्गत आता है और मालवा का दक्षिण भाग, ठीक है। तो ये सारा जो क्षेत्र है पश्चिम पठार और पहाड़ियों में आता है, जिसमें तापमान जो है जुलाई का 24 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस रहता है और जनवरी में 6 डिग्री से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ का तापमान पाया जाता है। वर्षा देखें तो 25 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है और काली मिट्टी का काफ़ी बड़ा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी से पूरा तरह यहाँ पे ढका हुआ क्षेत्र है। फसलें यहाँ पे मुख्य रूप से कपास होता है, गन्ना भी होती है, प्याज, आलू, केला, अंगूर, संतरा, चावल और ज्वार। तो ये विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं इस वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। आवश्यकता देखें इस क्षेत्र में कृषि विकास के लिए, तो जल का संरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भी बारिश जो है 25 से 75 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, यानी बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार से जो बांध निर्माण है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो इन सभी कार्य करके यहाँ पे जल का संचयन किया जा सकता है। फलोत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिस प्रकार से यहाँ पे संतरा की जो खेती की जाती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, यह जो कम मात्रा में जल की उपलब्धता होती है उस क्षेत्र में भी यह फलोत्पादन की कृषि की जा सकती है, ठीक है। डेयरी विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि डेयरी जो ये है, ठीक है, यह पशुओं से प्राप्त उत्पाद हैं, तो इनको यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पशुधन पालकर उनसे डेयरी उत्पाद की यहाँ पे विपणन की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण पठार और पहाड़ियाँ। तो दक्षिण पठार और पहाड़ियाँ, इसका विस्तार हम देखते हैं। तो दक्षिण महाराष्ट्र जो ये वाला जो क्षेत्र बच जाता है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये दक्षिण पठार और पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं, चूँकि ये पूरा दक्कन का पठार कहलाता है और इसी क्षेत्र के अंतर्गत यह दक्षिण पठार और पहाड़ियाँ आती है। यहाँ का तापमान जुलाई में 26 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में 13 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, ठीक है। वर्षा यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर होती है और यहाँ की जो जलवायु है उष्ण, आर्द्र और शुष्क जलवायु, अर्थात यहाँ पे शुष्कता भी है, आर्द्रता भी है और उष्णता भी यहाँ पे होती है। कम मूल्य के खाद्यान्न, मुख्य रूप से यहाँ पे फसलें उपजाई जाती है जो कि कम मूल्य की होती है, ठीक है। कर्नाटक वाले क्षेत्र में लेकिन यहाँ पे कहवा की खेती, इलायची, चाय और मसाले की खेती की जाती है। इस क्षेत्र की कृषि आवश्यकता देखें तो 20% क्षेत्र को तिलहन यहाँ पे 20% क्षेत्र में उपजाया जा सकता है, ठीक है। तालाब के निर्माण से यहाँ पे जल का संरक्षण किया जा सकता है और कृषि क्षेत्र में भी तालाब का जो है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। शुष्क व सहायक कृषि की जा सकती है। शुष्क कृषि में जैसे बाजरा जैसे फसल की जो कि कम मात्रा में जिन्हें जल की आवश्यकता हो, तो इस प्रकार के फसल यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। और सहायक कृषि में पशुपालन हो गया, ठीक है। पशुपालन के अलावा भी जो कृषि में मत्स्य पालन हो गया, तो इस प्रकार से जो सहायक कृषि है वो सारी चीज़ें की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर ड्रिप सिंचाई क्या होती है, हमने इसके बारे में भी एक वीडियो में चर्चा की थी, अगर आपने वो नहीं देखें तो कृपया देखें। एक पाइप के द्वारा यहाँ पे बूंद बूंद करके जल पहुँचाई जाती है पौधों की जड़ों में, तो यह ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहलाती है। तो इसका प्रयोग के द्वारा भी जल को संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। पूर्वी तटीय मैदान आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक पूरा पूर्वी तटीय मैदान है। तो यहाँ पे भी तो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत जैसे हमने चर्चा की उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक के, तो ये उत्तरी सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार ये वाला जो क्षेत्र हो गया। इसके अलावा कोरोमंडल तट, तो यह इसके अंतर्गत आते हैं। तापमान यहाँ पे जुलाई का 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में यहाँ पे 20 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। समुद्री किनारे या तटीय क्षेत्र में इसलिए समशीतोष्ण यहाँ पे जलवायु भी रहती है, उपाद्र सागरीय जलवायु, ठीक है। अधिकतर जगहों पे जैसे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जहाँ पे चावल, तंबाकू और गन्ना की कृषि की जाती है, ठीक है।
आवश्यकता है यहाँ पे मत्स्यन को बढ़ावा देने का, चूँकि ये तटीय भाग है तो यहाँ पे समुद्र से भी मत्स्यन की जा सकती है या अंतःस्थलीय भी यहाँ पे मत्स्यन की जा सकती है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। पशुपालन को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, क्योंकि पशुपालन से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैसे कि वहाँ पे बकरियों से खाले जो अगर मान लीजिए भेड़ है तो खाल प्राप्त हो गई, पशु हैं तो उनसे दुग्ध प्राप्त हो गया, यूँ विभिन्न जो पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं, मांस प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से पशुपालन को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नमक का उद्योग लगाया जा सकता है, तटीय किनारे जो समुद्री जल होती है वहाँ से ज़्यादा मात्रा में नमक का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस क्षेत्र में इन चीज़ों का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान का यहाँ पे देखें विस्तार, तो यह मालाबार वाले क्षेत्र में, ठीक है, इसके अलावा कोंकण वाले क्षेत्र में और सह्याद्री, तो ये पूरा जो क्षेत्र है पश्चिम तटीय का मैदान जो है यह पूरा यहाँ पे विस्तारित है, ठीक है। तो यहाँ का अगर तापमान देखें जुलाई में तो 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ का तापमान रहता है, और जनवरी में 19 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पाया जाता है। जलवायु देखें तो उष्ण आर्द्र जलवायु यहाँ भी समुद्र से काफ़ी निकटता है, ठीक है, तो सागरीय जलवायु यहाँ पे भी लगभग पाई जाती है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है पश्चिम घाट, क्योंकि पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है, और जो अरब सागर की जो शाखाएं होती है मानसून की, वह यहाँ से पर्वतों से टकरा के ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वर्षा कराती है, तो इसलिए यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है, ठीक है। अधिकतर क्षेत्रों में तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और कुछ क्षेत्रों में जैसे पश्चिम तटीय जो मैदान है वहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। लेटराइट मृदा पाए जाने का कारण यहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा के द्वारा जो भूमि का निच्छालन कर देना, ठीक है, जिससे कि मृदा थोड़ी ऊपरी परत यहाँ पे अपरदित हो जाती है। आवश्यकता यहाँ पे भी मत्स्य क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता है समुद्र के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। लवणता सुधार करनी चाहिए, यहाँ पे भी जो भूमि में समुद्र की जो जल राशि है कई जगहों पे अंदर आने की वजह से भूमि में लवणता हो गई है, तो इसे जो दूर करके यहाँ पे भूमि में सुधार किया जाना चाहिए। उन्नत बीजों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए, उन्नत बीजों के प्रयोग से फसलों में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये उन्नत बीजों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है गुजरात मैदान व पहाड़ियाँ। गुजरात मैदान में इसका विस्तार पूरे गुजरात में है, ठीक है। यहाँ का तापमान देखें तो जुलाई में 26 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, और जनवरी में 13 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र पूरे राजस्थान के पास का क्षेत्र, और जो अरब सागर में यहाँ पे देखें तो यह अर्धशुष्क क्षेत्र है, ठीक है। ज़्यादातर मात्रा में यहाँ पे काली और जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि सौराष्ट्र का विस्तार यहाँ पे पूरा काली मृदा यहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे कपास की ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। इसके अलावा फसलों में कपास के अलावा मूंगफली और तंबाकू, तिलहन और चावल की भी यहाँ पे कृषि की जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र की कृषि आवश्यकता देखें तो नहर व भूमिगत प्रबंधन, जिस प्रकार से यहाँ पे नहरों और भूमिगत जो जल होते हैं उनका प्रबंधन किया जा सकता है, कृषि में अधिक मात्रा में सिंचाई न हो, ठीक है। मत्स्यन को बढ़ावा दिया जा सकता है, अंतःस्थलीय और सागरीय जो मत्स्यन है उसे भी की जा सकती है। शुष्क कृषि की जा सकती है, जैसे बाजरा जैसी जो फसलें हैं जिन्हें कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो इनका प्रयोग जो या इनकी फसल उपजा कर यहाँ पे जल का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। और बंजर भूमि का भी प्रयोग किया जा सकता है, बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने के लिए यहाँ पे विभिन्न जो तकनीकी होती है कारगर सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम शुष्क प्रदेश, ठीक है, तो इसके अंतर्गत पूरा राजस्थान आता है जो कि पूरी शुष्कता है, ठीक है। यहाँ का जुलाई का तापमान 28 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी का तापमान 5 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस लगभग पाया जाता है। यहाँ पे शुष्कता का प्रमुख कारण वर्षा का न होना है। 25 सेंटीमीटर से भी यहाँ पे कम मात्रा में बारिश होती है, जिस कारण से इसकी जो जलवायु है उष्ण और शुष्क है, ठीक है। फसल मुख्य रूप से देखें तो बाजरा, कम मात्रा में यहाँ पे जल की आवश्यकता होती है। ज्वार, मक्का, चना, ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता यहाँ पे अगर देखें कृषि विकास के लिए तो सिंचाई परियोजना जो कि पहले जो चालू की गई थी परंतु किस कारणवश काफ़ी मात्रा में बंद पड़े हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पे पुनः शुरू करके या उनको उस कार्य को कंप्लीट करके इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। बालू के टिब्बों का स्थिरीकरण किया जा सकता है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बरखान और बालू टिब्बे निर्मित हो जाती है, ठीक है, हवा तूफान की वजह से, तो उन्हें स्थिरीकरण करके पेड़ पौधों का रोपण करके यहाँ पे कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। फलोत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे संतरे हो गए, तो संतरों में कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो फलोत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पशुपालन करना चाहिए, क्योंकि अर्धशुष्क या शुष्क वाले जो क्षेत्र में बकरी पालन या भेड़ पालन यह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोगी सिद्ध होता है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा तरह से पशुपालक या पशुपालन किया जाना चाहिए, जिससे कि डेयरी विकास को प्रोत्साहन मिले, ठीक है। शुष्क कृषि की जानी चाहिए, जैसे बाजरा जैसे फसलें हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आप द्वीपीय प्रदेश।
हमारे भारत के अंतर्गत मुख्य भूमि के अलावा भी जो हमारे द्वीप हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप समूह हो गया। तो यहाँ पे भी हम इस क्षेत्र को भी कृषि क्षेत्र में एक प्रकार का भाग मानते हैं, जिसका विस्तार अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में है, ठीक है। तापमान यहाँ का 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है और जलवायु है उष्ण आर्द्र। चूँकि यह सागरीय जलवायु के अंतर्गत ही आता है, छोटे छोटे द्वीपों के आसपास जो समुद्रीय जलराशि घेरे हुई है, ठीक है, तो इसलिए सागरीय जलवायु रहती है। वर्षा सबसे ज़्यादा 250 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे बारिश होती है। मानसून की जो सबसे प्रथम वर्षा है वह अंडमान निकोबार में ही होती है। इसके बाद यहाँ पे लक्षद्वीप भी काफ़ी मात्रा में पहले ही जल ग्रहण कर लेता है, ठीक है। बलुई मृदा है यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में देखें तो बलुई जो समुद्र की जो लहरों के द्वारा यहाँ पे बालुई मृदा का निर्माण किया जाता है। फसलें देखें मुख्य रूप से तो चावल, दलहन, बागानी में जिसमें सुपारी, कसावा, हल्दी, नारियल इत्यादि उत्पादित की जाती है। इस क्षेत्र में कृषि के आवश्यकता देखें, कृषि को बढ़ावा देने के लिए तो मत्स्य को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है यहाँ पे, चूँकि इनका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा हुआ है, तो इस पूरे समुद्री क्षेत्र से यहाँ पे मत्स्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। चावल की दोहरी फसल उपजाई जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप में एक ही चावल की एक ही फसल उपजाई जाती है, तो उसे दो मौसमों में यहाँ पे फसल उपजाई जा सकती है, ठीक। नारियल बागान में वृद्धि की जा सकती है। समुद्र किनारे ज़्यादा मात्रा में नारियल होती है, तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रोत्साहित किया जा सकता है। आधारभूत सुविधाओं का यहाँ पे अभाव पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे परिवहन की सुविधाओं का बहुत अभाव है, तो परिवहन सुविधाओं का विकास करके यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। फसल संवर्धन पे बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये रही हमारी चर्चा भारत के हमारी चर्चा रही, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत हमने चर्चा की, उसके कारकों के बारे में, ठीक है। उसके बाद विभाजन के उद्देश्य देखे। नेक्स्ट हमने देखा पश्चिम हिमालय प्रदेश, उसके बाद देखा पूर्वी हिमालय प्रदेश, उसमें सुझाव देखे, ठीक है। निम्न गंगा मैदान के बारे में चर्चा की, उसके बाद मध्य गंगा मैदान के बारे में चर्चा की, ऊपरी गंगा मैदान देखा, ट्रांस गंगा मैदान के बारे में चर्चा की, ठीक है, उसकी आवश्यकता देखी, पूर्वी पठार और पहाड़ियों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट हमने मध्यवर्ती पठार और पहाड़ियाँ देखी, उसके बाद हमने देखा उसकी आवश्यकताएँ, ठीक है। पश्चिम पठार और पहाड़ियों के बारे में चर्चा की, दक्षिण पठार और पहाड़ियों के बारे में चर्चा की, पूर्वी तटीय मैदान, उसके अलावा पश्चिम तटीय मैदान चर्चा की, ठीक है, गुजरात मैदान और पहाड़ियाँ, उसके अलावा शुष्क जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा करके हमने द्वीपीय प्रदेश के बारे में भी डिटेल से चर्चा की। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।